जय हिंद एवरीवन, आप सभी को। तो लास्ट टॉपिक जो हमने इंडियन ज्योग्राफी हमारा जो चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज जिन टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है फिजिकल लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया। और उस फिजिकल लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया इंडियन ज्योग्राफी का ही पार्ट है। उस इंडियन ज्योग्राफी में हम जिन जिन टॉपिकों को पढ़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे। उन टॉपिकों में हम किस किस चीज को पढ़ेंगे वो यहाँ देखिएगा सर। पहला हम जो सबसे पहली चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माउंटेन यानी कि पर्वत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्वत। पर्वतों के बाद हम पढ़ेंगे पठार, प्लेट्यू। हम पढ़ेंगे पर्वतों में हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के पर्वत, दक्षिण भारत के पर्वत और हिमालय पर्वत, अरावली की पहाड़ियां। जितने भी पर्वत भारत में हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, वो पर्वत बने कैसे, उन पर्वतों के बनने के बाद हमें उन पर्वतों से क्या प्रॉफिट हुआ है, किस तरीके से वो हमारी दैनिक दिनचर्या जो है उस पर इफेक्ट डालते हैं। जैसे हिमालयी पर्वत हो गया, अगर सपोज करो हिमालय पर्वत ना होता तो आज भारत में इंडिया के अंदर किस तरीके की जलवायु होती, यहाँ पर रहने वाले लोग किस तरीके से बिहेव करते, यहाँ पर रहने वाले लोगों की दिनचर्या क्या होती, क्या हिमालय पर्वत हमारी रक्षा भी करता है, क्या हिमालय पर्वत के क्या क्या ऐसे प्रॉफिट है, किन किन चीजों से हमें वो लाभ पहुंचाता है, उसकी हानियां क्या क्या हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जब हम पठार को पढ़ेंगे, और पठार दक्षिण भारत का पठार प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार में होता क्या है कि ये जो क्षेत्र है ये खनिज के लिए जाना जाता है। कोयला हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, जितने भी खनिज तत्व हैं हमारे इंडिया में वो सब कहाँ मिलते हैं, इसी प्लेट्यू पे मिलते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में ही मिलते हैं। उसके बाद जो हम चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेजर्ट। डेजर्ट पढ़ेंगे रेगिस्तान। और रेगिस्तान में हम पढ़ेंगे थार रेगिस्तान के बारे में, किस तरीके से रेगिस्तान बना। अगर रेगिस्तान जिस थार रेगिस्तान के बारे में हम पढ़ेंगे वो किस तरीके से उसका निर्माण हुआ, कैसे वो बना, उसके बनने के पीछे वजह क्या रही है। हमें देखने को मिलता है कि जब थार रेगिस्तान बना उसके बनने के पीछे वजह थी अरावली की पहाड़ियां। पहले अरावली बताते हैं बहुत बड़ा पर्वत हुआ करता था, जो मानसूनी हवाएं आती थी वो अरावली पर्वत को क्रॉस नहीं कर पाती थी, उसको काट के दूसरी तरफ नहीं जा पाती थी। मानसूनी हवाएं उस तरफ जब नहीं जा पाती थी तो वहां क्या होता था, बारिश नहीं हो पाती थी। जब बारिश नहीं होगी तो जिस क्षेत्र में बारिश नहीं होगी वहां फसल नहीं होगी, वहां पेड़ पौधे नहीं होंगे, और एटलीस्ट लास्ट में जाके वो क्या बन जाएगा, एक मरुस्थल का रूप ले लेगा। मरुस्थल वो जगह होती हैं जहां पर 35 सेंटीमीटर से औसत जो वर्षा है वो 35 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो मरुस्थल होते हैं। उसके बाद फिजिकल लैंडफॉर्म में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे प्लेन, मैदानों को पढ़ेंगे। और मैदानों में हम उन मैदानों को पढ़ेंगे उत्तर भारत के मैदान। जो उत्तर भारत के जो मैदान हैं वो विशेष उपजाऊ भूमि है। जो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, दोआब, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है दोआब। तो गंगा और यमुना के बीच के जो मैदान है उन मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पास जो मैदान है उनको पढ़ेंगे। पूर्वी घाट मैदानों को पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट मैदानों को पढ़ेंगे। और उससे जब आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आइसलैंड यानी कि द्वीप समूह, द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, द्वीप समूह। और द्वीप समूह में क्या, हम किन द्वीप समूह को पढ़ेंगे, उसमें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ेंगे, लक्षद्वीप को पढ़ेंगे। जितने भी भारत में पम्बन द्वीप हुआ, जितने भी द्वीप हैं उन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे रिवर, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, नदियों के बारे में। और नदियों में हम किन नदियों के बारे में पढ़ेंगे, नदियों में हम सबसे पहले उत्तर भारत की नदियों को पढ़ेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे। उत्तर भारत की वो नदियां जो अभी युवा अवस्था में हैं, अपने जवानी की एज में हैं, और दक्षिण भारत की वो नदियां जो अब विलुप्ति के कगार पे हैं, अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं खो चुकी हैं, वो बुढ़ापे पे हैं अपने, जहां पर जिनका वाटर जो है वो डिपेंड करता है बारिश पे। जबकि उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो उनका जो वाटर है
वो कहां से आता है? ग्लेशियर से आता है। हिमालय से निकलने वाली वो नदियां हैं और वो अपनी जवानी की अवस्था में हैं। कभी आपने सोचा है गंगा को गंगा मां क्यों कहते हैं? कभी आपने विचार किया, सोचा कभी आपने कि गंगा को गंगा मां कहने के पीछे क्या वजह है? गंगा को मां क्यों कहते हैं? मैं आपको बताता हूं। एक मां क्या करती है? मां अपने बच्चे की हर आवश्यकता की पूर्ति करती है। मां अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देखना चाहती है। मां अपने बच्चे की जितनी भी नेसेसरी होती है, जितनी भी आवश्यकताएं होती है, उसकी नेसेसरी होती हैं, उन सभी नेसेसरी को पूरा करने की कोशिश करती है एक मां। और गंगा का काम क्या है? देखो, होता क्या है कि गर्मियों के टाइम पे गंगा को मां ऐसे ही नहीं बोलते हैं। गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, गर्मियों में हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। सीधी सी बात है भाई, गर्मी जब पड़ेगी तो हमें नेसेसरी होगी, पानी की, वाटर की आवश्यकता होगी। जब हमें रिक्वायरमेंट होगी वाटर की, तो उस टाइम पे हमें कौन पानी देगा? और मां क्या करती है? मां अपने बच्चे की हर आवश्यकता को पूरी करने की कोशिश करती है। और गर्मियों के टाइम पे यहां बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तब हमें पानी की आवश्यकता होती है। और गंगा जो निकलती है वो हिमालय से निकलती है, गौमुख से निकलती है। और इस क्षेत्र में जून के महीने में यहां भीषण गर्मी पड़ती है। और जब भीषण गर्मी पड़ेगी तो सीधी सी बात है, बर्फ पिघलेगी। और बर्फ पिघलेगी तो फिर वो बर्फ जब पिघलेगी तो बर्फ पिघलने के बाद वो किस में चेंज होगी? वाटर में चेंज होगी, पानी में चेंज होगी, पानी बनेगा। और जब पानी बनेगा, और उसी टाइम पे उत्तर भारत के क्षेत्र में हमें पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ रही होती है। जब इतनी गर्मी यहाँ पे पड़ रही है और हमें पानी की आवश्यकता है, और मां तो वही है जो अपने बच्चे की आवश्यकता को समझे और समझने के साथ साथ उसकी पूर्ति भी करे। और गंगा क्या करती है? गंगा उस चीज की पूर्ति को करती है, उस पानी की आवश्यकता को पूर्ति करती है। अब गर्मियों में हमें सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है और गंगा हमें उसी टाइम पे पानी देती है जब हमें पानी की आवश्यकता होती है। सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में मौसम ठंडा हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है तो बर्फ कम पिघलती है। और सर्दियों में क्या होता है कि हमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, पानी हमें इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जब पानी की हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो हमें उतना पानी चाहिए भी नहीं होता है, और तब गंगा हमें उतना पानी देती भी नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में तब क्या होता है? बर्फ पड़ती है। और बर्फ पड़ेगी तो इतनी तेजी से ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे, ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे तो पानी की मात्रा जो है वो बाहर से वाटर जो फ्लो हो रहा है वो कम मात्रा में फ्लो होगा, कम मात्रा में आएगा। तो होगा क्या? मां अपने बच्चे की नेसेसरी, मां अपने बच्चों की आवश्यकताओं को समझती है। और गंगा भी कुछ इस तरीके से ही वर्क करती है। गंगा मां जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से ही काम करती हैं। जब हमें पानी की आवश्यकता होती है गर्मियों के दिनों में, तब गंगा मां हमें पानी देती है। और जब सर्दियों के टाइम पे हमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है तब गंगा हमें पानी की आवश्यकता, गंगा हमें आवश्यकता अनुसार ही पानी देती है, यानी कि हमारी आवश्यकताओं को समझती है। गंगा जो मां है वो हमारी आवश्यकताओं को समझती हैं, इसी कारण गंगा को गंगा मां कहते हैं। ये कुछ ऐसा लॉजिक है गंगा के पीछे। फिजिकल लैंडफॉर्म जो पढ़ेंगे, पर्वत, पर्वतों के बाद पठारों को पढ़ेंगे। पठार, यही पठार पढ़ेंगे जहां पे कोयला, अब्रक, जितने भी खनिज तत्व हैं वो उसी पठारी क्षेत्र में पाए जाएंगे। और वो पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद रेगिस्तान पढ़ेंगे। थार रेगिस्तान किस तरीके से बना? अगर अरावली की पहाड़ी नहीं होती तो शायद हमें ये थार रेगिस्तान देखने को नहीं मिलता। जो मानसूनी हवाएं आती थी वो इस थार रेगिस्तान से, उस अरावली पहाड़ी से टकराती थी और उस पहाड़ी को, अरावली की पहाड़ियों को क्रॉस नहीं कर पाती थी, और उसके अरावली की पहाड़ियों के इस साइड ही वर्षा होती थी, अपोजिट साइड में वर्षा नहीं होती थी। तब जाके बना थार रेगिस्तान। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैदान। और मैदानों में मैदानों में पढ़ेंगे पहले उत्तर भारत के मैदान, और फिर पढ़ेंगे जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आइलैंड पढ़ेंगे, द्वीप समूह पढ़ेंगे। द्वीप समूह में किन किन द्वीपों को पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नदियों को पढ़ेंगे, और नदियों में पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत की नदियां और उत्तर भारत की नदियां। क्या अंतर है उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में? उत्तर भारत की नदियां क्या है? उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो सदा नीरा हैं, उनमें हमेशा वर्ष भर जल बना रहता है, पूरे साल भर। सदा नीरा का मतलब हो गया हमेशा उसमें जल बना रहता है। और दक्षिण भारत की नदियां हैं वो डिपेंड करती हैं मानसून पे। जब बारिश होती है तब उनमें जल आता है, और जब बारिश नहीं होती है तो वो सूख जाती हैं।
उन नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे जो ये कहते हैं कि वो नदियां हैं वो उल्टी बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। सर वो उल्टी नहीं बहती हैं, वो रिफ्ट वैली में बहती हैं। रिफ्ट वैली का मतलब भ्रंश घाटियों में बहती हैं। अगर कोई भी नदी यहां से, ये मान लो ये पर्वत है और एक नदी यहां से बह रही है और वो इस पर्वत को नहीं काट सकती है। क्यों नहीं काट सकती है? क्योंकि उसका जो वाटर फ्लोइंग है वो इतना फास्ट नहीं, इतनी तेज नहीं है कि जो वो किसी पर्वत को काट जाए। तो वो नदियां जो हैं वो रिफ्ट वैली के अंदर बह रही हैं, भ्रंश घाटियों में बह रही हैं, इसलिए वो वहां से फ्लो होती हैं। वो उल्टी नहीं बहती हैं, उन्हें कोई रास्ता दूसरा है नहीं, उनको वहां से बहना ही है। वो उल्टी नहीं बहती हैं, वो रिफ्ट वैली में बैठती हैं, भ्रंश घाटियों में बहती हैं। तो उसी टॉपिक पर आगे कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले मैं चलता हूं माउंटेन रेंज पे। माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, दो पार्टों में डिवाइडेशन किया है मैंने इसका। पहला जो पार्ट हमारे पास है वो पार्ट है माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत के पर्वत। माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत के पर्वत। और दूसरा जो मैंने डिवाइडेशन किया है, सेकंड जो है हमारे पास है, वो कौन से हैं? माउंटेन्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के पर्वत। पहले प्रकार के हमारे पास जो पर्वत हैं वो है उत्तर भारत के पर्वत, और दूसरे हमारे पास हैं वो है दक्षिण भारत के पर्वत। उत्तर भारत के पर्वतों में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? उत्तर भारत के पर्वतों में हम पढ़ेंगे हिमालय को पढ़ेंगे, अरावली को पढ़े, अरावली के बाद हम विंध्याचल को पढ़ेंगे, विंध्याचल के बाद हम सतपुड़ा को पढ़ेंगे और अजंता को पढ़ेंगे। उत्तर भारत के पर्वतों में हम जिन जिन पर्वतों को पढ़ेंगे वो हमारे पास सबसे पहले होंगे हिमालय होगा, हिमालय के बाद हमारे पास अरावली की पहाड़ियां होंगी, उसके बाद हमारे पास विंध्याचल होगा, विंध्याचल के बाद हमारे पास सतपुड़ा का पर्वत होगा, और उसके बाद हमारे पास होगी अजंता की गुफाएं। तो ज्यादा टाइम को ना देखते हुए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं हिमालय पे। सबसे पहला जो पर्वत हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमालय। हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हिमालय बना, हिमालय बना किस तरीके से, और बनने के पश्चात अब क्या हिमालय अभी भी बन रहा है, हिमालय की जो बनने की प्रक्रिया है क्या वो खत्म हो चुकी है, क्या हिमालय अब भी बन रहा है, किन किन कंडीशन, क्या क्या कंडीशन रही जब हिमालय बना, और हिमालय जो है वो किस प्रकार का पर्वत है। तो सबसे पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं। एक्चुअली में एक बार तो मैंने पीछे वाली क्लास, आप पिछली क्लास में जाएं और वहां देखे जाके जब माउंटेन हमने बताए हैं तो वहां बताया है माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, पर्वत कितने प्रकार के हैं। एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करते हैं उस चीज को। सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन। जब भी माउंटेन पर्वत की बात आती है तो पर्वत होते क्या हैं? मेरे दिमाग में ये चीज सबसे पहले आती है कि पर्वत होते क्या हैं। तो कुछ पॉइंट हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, उनको आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है कि इन कंडीशनों को जो फॉलो करेगा तब वो पर्वत की श्रेणी में आएगा, तब वो पर्वत की कैटेगरी में आएगा। तो वो कंडीशंस क्या है? पहली जो कंडीशंस हमारे पास है, पहली जो कंडीशन हमारे पास है वो कंडीशन ये है कि उसकी जो एवरेज हाइट है वो 1000 मीटर से अधिक होनी चाहिए। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? पर्वत वो तभी कहलाएगा जब उसकी एवरेज जो हाइट है वो 1000 मीटर से अधिक हो। सेकंड कंडीशन उसकी हमारे पास क्या है? सेकंड कंडीशन उसकी ये है कि उसकी जो ढाल है, स्लोप, ढाल, उसकी जो ढाल है, ढाल क्या होती है? ये जो होता है, ये इसी को बोलते हैं स्लोप, ढाल। इसको वो कैसी होनी चाहिए? उसकी जो ढाल है वो तीव्र होनी चाहिए। ढाल कैसी होनी चाहिए? तीव्र होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? उसकी जो एवरेज हाइट है वो 1000 मीटर से अधिक होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? कि उसकी जो ढाल है वो तीव्र होनी चाहिए। अब सपोज करो ये एक पर्वत है, ये एक पर्वत है और ये दूसरा पर्वत है, और एक व्यक्ति को यहां पे खड़ा कर दिया जाए, मान लो सोनू मोनू कोई भी है, और एक व्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ है, ये कोई राम श्याम जो भी इनका नाम हो, और इन दोनों को मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों को एक सिलेंडर दे दिया, भाई गैस रसोई वाला सिलेंडर, और इनको मैंने दे दिया, मैंने कहा भाई इस सिलेंडर को पकड़ो तुम दोनों।
अब हमें ये कैसे पता चलेगा किस पर्वत की ढाल तीव्र है और किस पर्वत की जो ढाल है वो मंद है, स्लो है? तो सोनू मनु को मैंने क्या किया, एक सिलेंडर दे दिया, और सोनू, इसका नाम सोनू है और इसका नाम मोनू है। सोनू को मैंने एक सिलेंडर दिया और सोनू से मैंने कहा कि मैंने 3 तक गिनती, मैंने सोनू से कहा कि जब मैं गिनती गिनूं 1 2 3 तो तुमको सिलेंडर को नीचे की तरफ वहां से लुढ़काना है, यहां से छोड़ देना है। और यही बात मैंने मोनू से बोला, मैंने कहा जब मैं 3 तक गिनती गिनूं तो गिनती गिनने के साथ ही आपको सिलेंडर वहां से छोड़ देना है। अब आप लोग बताएं हमें, अगर यहां से सोनू ने सिलेंडर को यहां से छोड़ा तो वो इस तरीके से रोल करता हुआ नीचे की तरफ आएगा, और यहां से मोनू जब सिलेंडर को छोड़ेगा तो वो भी रोल करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। तो सबसे पहले सिलेंडर किसका नीचे आएगा? सीधी सी बात है भाई, सोनू का सिलेंडर सबसे पहले नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसकी जो ढाल है, इसकी जो ये स्लोप, ये कैसी है? तीव्र है। जब भी कोई फ्लाईओवर वगैरह बनाया जाता है, जैसे किसी सड़क का जो फ्लाईओवर होता है, आपके आसपास में जो हाईवे वगैरह निकलते हैं, जब भी वहां फ्लाईओवर बनाया जाता है तो उसकी जो स्लोप होती है, वो स्लोप जो इंजीनियर आते हैं उसको देखते हैं, चेक करते हैं, उससे स्लोप को वो स्लो रखते हैं, मंद रखते हैं, तीव्र नहीं रखते हैं। अगर उसकी स्लोप को तीव्र कर देंगे तो आने वाली जो गाड़ियां हैं वो इस तरीके से नहीं चल पाएंगी, काफी गाड़ियां बैक मार जाएंगी, पीछे की तरफ वापस आ जाएंगी। तो स्लोप को ध्यान रखते हुए एक फ्लाईओवर को बनाया जाता है। फ्लाईओवर की जो स्लोप होती है वो काफी लंबी होती है, वो तीव्र नहीं होती है, वो मंद होती है। और यहां पर्वतों को, इस कैटेगरी को के लिए जो स्लोप होगी, जो इसकी ढाल होगी, वो कैसी होगी? तीव्र होगी, फास्ट होगी। तीसरी कंडीशन इसकी क्या है? थर्ड कंडीशन जो इसकी हमारे पास है, उसका जो सिरा है, ये टॉप, ये कैसा होना चाहिए? नुकीला होना चाहिए। इसका सिरा कैसा होना चाहिए? नुकीला होना चाहिए, तब वो पर्वत की श्रेणी में आएगा, तब वो पर्वत कहलाएगा। तो इसका जो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि मान लो ये एक जगह मैंने बोल दिया कि 1000 मीटर से अधिक होनी चाहिए, तो एक जगह ऐसी आपने डिसाइड कर ली, इसकी जो हाइट थी वो 1000 मीटर से 1000 मीटर थी, एवरेज हाइट जो थी 1000 मीटर थी, तो आपने कहा कि सर ने बोला है कि इसकी जो एवरेज हाइट है वो 1000 मीटर से अधिक है, तो ये पर्वत हो गया। नहीं, वो पर्वत तब होगा जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, उसके बाद उसकी तीव्रता को भी फॉलो करेगा, और तीसरी कंडीशन जो है उसका जो सिरा होगा ये वो इस तरीके से कैसा होगा? नुकीला होगा, तब वो कहलाएगा पर्वत। और हिमालय जो है, हिमालय इन कंडीशनों को फॉलो करता है। हिमालय इन कंडीशनों को क्या करता है? फॉलो करता है, इन कंडीशनों को फॉलो करता है जब हिमालय। तो हिमालय, अगर हिमालय ना होता, कभी आपने सोचा अगर जो हिमालय आज हम देख रहे हैं, तो जो हिमालय आज के टाइम पे हम देखते हैं, अगर ये हिमालय ना होता तो भारत में क्या होता? सोचा कभी आपने, विचार किया? अगर ये हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया, रूस से आने वाली ठंडी हवाएं, ये पूरा जो भारत का, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, ये पूरा बर्फ से ढका होता। सर्दियों के टाइम पे यहां बर्फ ही बर्फ होती, शीतलहर चल रही होती यहां पे। अभी क्या यहां पर क्या होता है? गर्मियों के टाइम पे यहां पर लू चलती है, शायद वो लू भी ना चलती यहां पे। साइबेरिया, रूस से आने वाली ठंडी हवाएं होती, और वो पूरा जो क्षेत्र होता उत्तर भारत का, ये हमेशा बर्फ से ढका होता। और जब बर्फ से ढका होता तो यहाँ पर फसलें नहीं होती, और हो सकता है ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्टिव डालता, इकोनॉमी पे भी इफेक्ट डालता। ये हमारी इकोनॉमी जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इस तरीके से ना होती शायद। और यहाँ जो मौसम चेंज होते हैं, यहाँ सीजन्स में जो बदलाव आपको देखने को मिलता है, उसका कहीं ना कहीं एक कारण हिमालय भी है। जो मानसूनी हवाएं उठती हैं अरब सागर से, जब मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं केरल वाले तट को 5 जून को, और वो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत को क्रॉस करते हुए जब यहाँ पर अराकायमा पर्वत श्रेणी से टकराकर फिर जब वो हिमालय से टकराती हैं, तब इस बार उत्तर भारत वाले क्षेत्र में बारिश करती हैं। जब अभी उसको रेनफॉल को पढ़ाएंगे, भारत में वर्षा के बारे में बताएंगे, तब आपको बताएंगे उस चीज के बारे में। तो वो कहीं ना कहीं हिमालय यहाँ पर वर्षा कराने के भी पीछे उसका कहीं ना कहीं एक कारण है। वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है, यहाँ पर जो जलवायु है उसको भी प्रभावित करता है हिमालय। अब दूसरी चीज ये आती है हमारे दिमाग में कि हिमालय बना कैसे। तो सबसे पहली चीज हमने बताया कि पर्वत
होते क्या है, मैंने अभी तक पर्वत की डेफिनेशन बताई आपको। अब हम आपको बताएंगे कि पर्वत होते कितने प्रकार के हैं। हालांकि आप उसको पीछे वाली जो क्लासें हमारी पड़ी हुई हैं उस पर जाके एक बार देखें कि कौन कौन से प्रकार के पर्वत होते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं, और थोड़ा बैकअप करते हैं, थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं। तो पर्वत जो होते हैं हमारे पास, वो आयु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं जो जिनका निर्माण महाद्वीपीय विस्थापन से पहले हो गया, वो प्राचीनतम पर्वत, और जिनका निर्माण महाद्वीपीय विस्थापन के बाद हुआ, वो नवीनतम पर्वत। और संरचना के आधार पर हमारे पास जो पर्वत होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं हमारे पास बलित पर्वत, दूसरे हमारे पास होते हैं भ्रंश पर्वत, और तीसरे प्रकार के जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, और चौथे प्रकार के जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं अवशिष्ट पर्वत। बलित पर्वत में जितने भी नए पर्वत अभी प्रेजेंट टाइम पे बन रहे हैं, जैसे अरावली, क्या नाम, सॉरी, हिमालय हो गया, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, ये बलित पर्वतों के एग्जाम्पल है। इसमें बल्न पड़ जाते हैं, फोल्ड पड़ जाते हैं इस तरीके से। दूसरे होते हैं हमारे पास भ्रंश पर्वत, दो प्लेटें होती हैं, और इस तरीके से कोई प्लेटें, तीन प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं, इस तरीके से इनमें से एक प्लेट क्या हुई, वो नीचे की तरफ धंस गई, तो इस तरीके से आकृति एक नई बन जाएगी यहां पर। तो ये जो ऊपर हिस्सा उठा हुआ हिस्सा बन जाता है, ये कहलाता है भ्रंश पर्वत, और नीचे की जो ये जगह बन जाती है ये कहलाती है भ्रंश घाटी। ये दूसरे प्रकार के पर्वत होते हैं, जैसे विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, पाकिस्तान का सहरा नावेदा हो गया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तीसरे प्रकार के हमारे पास होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, और मैग्मा जब बाहर आता है, जब ठंडा हो जाता है, तब वो कहलाता है लावा। और लावा ठंडा होने के पश्चात वो प्रक्रिया चलती रहती है, कुछ इस तरीके से लावा निकलता रहता है, और इस तरीके से एक नए रूप में एक पर्वत का रूप ले लेते हैं, तब वो कहलाते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसे जापान का माउंट फ्यूजियामा, तंजानिया का किलिमंजारो, ये ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल हैं। चौथे प्रकार के हमारे पास होते हैं वो होते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत वो होते हैं जो अपनी विलुप्ति के कगार पे, अपने खत्म होने के कगार पे, अपने एंडिंग के दिनों में है। अब हम बात करते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? जब भी हिमालय की बात आएगी तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में ये रखना है, हिमालय जो है वो एग्जाम्पल है बलित पर्वत का, फोल्ड माउंटेन का। किस तरीके से बनते हैं फोल्ड माउंटेन, किस तरीके से हिमालय बना, उसको देखते हैं। फोल्ड माउंटेन किस तरीके से बनते हैं? मान लो सर ये एक प्लेट है, ये दूसरी एक प्लेट है, और यहां पर कोई एक समुद्र है, सी है समुद्र, और यहां से कोई नदी फ्लो हो रही है, इधर से कुछ नदियां आ रही है, इधर से कुछ नदियां आ रही है, नदियां अपने साथ गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि ला रही हैं, और वो लाके कहां छोड़ रही है? समुद्र में छोड़ती जा रही है, और उसकी एक परत दर परत, परत दर परत एक परत बनती चली जा रही है, और यही परत कहलाती है जियोसिंक्लाइन। माना ये वाली प्लेट थी, इसने इस तरह मूव होना स्टार्ट किया, और इस दूसरी वाली प्लेट ने इस तरह मूव होना स्टार्ट किया, दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव होना स्टार्ट हुई। आप घर पे जाना, एक प्रैक्टिकल करना, जब माता जी आटा को गूंथते हैं तो उस आटे को दबाना, जब उस आटे को दबाओगे तो उसमें क्या होगा? फोल्ड पड़ेंगे इस तरीके से। जब आटे को दबाओगे तो उस तरीके से फोल्ड पड़ेंगे, बलन पड़ेंगे इसे। या सूखा आटा लेना, उस तरह को उस तरीके से दबाने की कोशिश करना, एक कंडीशन तक तो वो दबेगा, उसके बाद वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होगा। तो ये जो जियोसिंक्लाइन यहाँ पर बनी हुई थी, जब प्लेटों ने एक दूसरे की तरफ मूव होना स्टार्ट हुआ, तो ये जियोसिंक्लाइन क्या करना स्टार्ट कर दी, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो गई। तो दो प्लेटें थी, तब जाके बना हमारा पास हिमालय। दो प्लेटें थी, पहली जो प्लेट हमारे पास थी, पहली हमारे पास प्लेट थी इंडियन प्लेट, और दूसरी हमारे पास थी यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट देखो एक इस तरफ जा रही है, और दूसरी वाली प्लेट इसकी इस तरफ जा रही है। और यहाँ पर क्या है, ये जो जियोसिंक्लाइन थी, ये समुद्र, यहाँ पर एक समुद्र हुआ करता था, उस समुद्र का नाम था तैतीस सी, तैतीस सागर। उस तैतीस सागर में जो गाद, कंकड़, पत्थर इत्यादि जो इकट्ठे हुए थे, जब दोनों प्लेटें आपस में मूव हुई, और मूव होने के पश्चात ये जो यहाँ पर जो गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि स्टार्ट हुए, इकट्ठे हुए थे, वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो गई। तब जाके ये देखो इस तरीके से इसमें फोल्ड पड़े, और तब जाके बना हमारे पास हिमालय। इस तरीके से हमारे पास किसका निर्माण हुआ? हिमालय के। किन किन प्लेटों के मूव होने से? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और वो सागर कौन सा था? वो सागर था सर तैतीस सागर। तब जाके बना हमारे पास हिमालय। अब हिमालय को किन किन भागों में बांटते हैं, किस ऊंचाई के हिसाब से किस भाग में, कितने पार्टों में बांट कर उसको डिवाइड करते हैं,
उसके प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से है, हिमालय कितने बीच में फैला हुआ है, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उस पर कौन कौन सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही सर, थैंक यू सर।